बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कराची की, जहां पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी तहकीकात का आगाज़ हो गया है और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहर में 350 गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड SBCA से तलब कर लिया है। मज़ीद इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची फरीद आलम, जबकि दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में डायरेक्टर एडमिन के जाली दस्तखत करके करोड़ों रुपए निकालने का इंकशाफ हुआ है और जाली दस्तखत करके बिलों में करोड़ों रुपए का इजाफा भी किया गया है। 2022 से 24 तक ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए का काम किया है, लेकिन उनको अदायगियां ही नहीं की गई। मजीद इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा लाहौर फ़हीम अमीन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे बलोचिस्तान की, जहां पर महकमा खुराक में हज़ारों की तादाद में गंदम की बोरियां गायब हो गई हैं और इसमें मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद गजनफर। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि कराची, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, आज गैर कानूनी तामीरात के जंगल में बदलता जा रहा है। नैब ने 6 अजला में 350 गैर कानूनी इमारतों का रिकॉर्ड खोल कर रख दिया है। जी हाँ, 350। और ये कोई छोटी मोटी इमारतें भी नहीं हैं, बल्कि रिहायशी और कमर्शियल तामीरात हैं जो बरसों से सबकी आंखों के सामने खड़ी हो रही थी और पूरे शहर में गैर कानूनी तामीरात का एक जंगल फैल गया है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो से फरीद आलम। फरीद, सबसे पहले सबसे अहम सवाल ये है कि कराची में 350 गैर कानूनी इमारतें कैसे तामीर हो गईं? क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि SBCA जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है? जी बिल्कुल, कराची में तवील अरसे से गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है और ये सारी तामीरात SBCA अफसरान की मुबैना मिली भगत से बनाई जाती हैं। कराची इस वक्त गैर कानूनी तामीरात के जंगल का नक्शा पेश करता है। अगर इसका हम एरियल व्यू देखेंगे, ऐसा लगेगा जिस तरह जंगल में दरख्त लगे होते हैं, उसी तरह कराची में गैर कानूनी बुलंदो बाला इमारतें, खिलाफ ज़ाब्ता बुलंदो बाला इमारतें आपको खड़ी हुई नजर आएंगी। ये तमाम की तमाम इमारतें गुज़िश्ता 15 से 18 साल के दरमियान SBCA अफसरान की मिली भगत से तामीर की गई हैं। SBCA अफसरान की मिली भगत से शहर का सूरत हाल इस वक्त इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो शहर के रिहायशी इलाके जहाँ पर कमर्शियल तामीरात नहीं की जा सकती, जहाँ पर फ्लैट्स नहीं बनाए जा सकते, अपार्टमेंट नहीं बनाए जा सकते, वहाँ पर भी अपार्टमेंट खड़े कर दिए गए। इस वक्त कराची शहर में गैर कानूनी इमारतें तामीर करके पोर्शन की फरोख्त का सिलसिला इंतहाई उरूज पर पहुँच चुका है, जिसकी वजह से कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुकम्मल तौर पर शहर का बोझ उठाने में नाकाम दिखाई देता है। शहर में सेवरेज के मसाइल बेइंतहा बढ़ गए, शहर में पानी के मसाइल बढ़ गए, बिजली और स्वीगैस के मसाइल बढ़ गए। इन तमाम मसाइल की वजह ही गैर कानूनी तामीरात है, क्योंकि देखें शहर का जब नक्शा बनाया गया था तो उसमें कमर्शियल प्लॉट्स अलग रखे गए थे और रिहायशी प्लॉट्स अलग रखे गए थे। रिहायशी प्लॉट्स दिए गए थे सिर्फ रिहाइश के लिए, जहां पर 1 मंजिला और 2 मंजिला मकानात बना के शहरी अपनी फैमिली के साथ रह सकते थे। लेकिन गुज़िश्ता 15-18 साल के दौरान ये हुआ कि SBCA अफसरान ने उन्हीं रिहायशी प्लॉट्स पे कसीरुल मंजिला इमारतें खड़ी कर दी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान आपने सुना होगा कराची में कई इमारतें ज़मींबोज हो गई, जिसमें शहरियों को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। शहर में मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्लॉट्स होते हैं, इसमें रिहायशी प्लॉट्स हैं, इसमें कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इसमें एमिनिटीज यानी कि रफाई प्लाट है, फ्लाई प्लाट है। रफाई प्लॉट्स के ऊपर कोई कमर्शियल तामीरात नहीं हो सकती और रिहायशी प्लाट पे भी कोई कमर्शियल तामीरात नहीं हो सकती। कमर्शियल तामीरात सिर्फ जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उन पर ही होती है। लेकिन हुआ ये कि एक शहर में जो 80, 120 गज, 60 गज, 90 गज, 400 गज के जो प्लॉट थे, 600 गज के जो रिहायशी प्लॉट थे, उनको तोड़ा गया। उन पर तोड़ने के बाद वहां पर चंद जाली मौका परस्त बिल्डर्स ने SBCA अफसरान के साथ मिली भगत की। उनको मुबैना तौर पर लाखों रुपए माहाना फी फ्लोर रिश्वत दी गई। उस रिश्वत देने के बाद न्यू कराची से लेके सरजानी टाउन से लेके टावर तक और मलीर से लेके टावर तक आपको जाबजा गैर कानूनी इमारतें नजर आएंगी जो रिहायशी प्लाट्स पे बनाई गई है और उनमें प्लाट बना के पोर्शन किए गए, पोर्शन करके भेज दिए गए, जिसकी शिकायत मुसलसल गुज़िश्ता 15-20 साल से की जा रही है। लेकिन उस पर ताहाल किसी किस्म की कोई आज तक बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आई, जिसका फायदा उठा के फरीद, ये मामला सामने आने के बाद नैब ने 2 साबिक डायरेक्टर जनरल के दौर में होने वाली तामीरात पर तहकीकात शुरू की हैं, तो उनके खिलाफ अमली कार्रवाई कब होगी आखिर?
जी देखें, नैब ने जो है अब तहकीकात का आगाज कर दिया। इससे पहले भी नैब कई मरतबा तहकीकात कर चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा ताहाल सामने नहीं आया। लेकिन अब एक बार फिर 350 से ज्यादा ऐसी इमारतें जिनका डेटा खुद नैब की जानिब से भेजा गया और उनसे इन इमारतों के हवाले से जो भी दस्तावेजात हैं तलब की गई है नैब की जानिब से। जो अभी लेटर भेजा गया डीजी एसबीसीए को कि ये 350 इमारतें, ये इनके नक्शे कब मंजूर हुए, कैसे मंजूर हुए और किसने इनकी मंजूरी दी, उसकी तमाम तफसीलात फराम की जाए। इनमें जिला वस्ती में 112 ऐसी इमारतें हैं जिनको गैर कानूनी नैब ने करार दिया है। जिला शर्की में 66 इमारतें, जिला जुनूबी में 62 रिहायशी और कमर्शियल इमारतें जिन पर गैर कानूनी तामीरात की गई है। इसी तरह जिला कोरंगी की बात की जाए तो जिला कोरंगी में 40 ऐसी इमारतें जिनको गैर कानूनी और नक्शों के बरखिलाफ मंजूरी दी गई और वहाँ पर तामीरात की गई। और जिला जुनूबी में 37 इमारतें, जिला मलीर में 29 इमारतें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान से ये पूछा गया है नैब की जानिब से, जिस तरह से आप तमाम की हमें इमारतें गिनवा रहे हैं, अगर खाली जिला वस्ती की बात करें ना तो 112 गैर कानूनी इमारतें सामने आई हैं। क्या ये एसबीसीए की मिली भगत के बगैर मुमकिन था कभी? और वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो 350 गैर कानूनी तामीरात हैं। जी देखें, अगर आप मिली भगत की बात करती तो कराची में कोई पान की दुकान भी एसबीसीए की मिली भगत से के बगैर नहीं बना सकता। ये तो इमारतें, कमर्शियल इमारतें और रिहायशी प्लाट पे जब इमारत बनाई जाती है तो जो एसबीसीए के डिस्ट्रिक्ट का जो डायरेक्टर होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट का होता था, अब टाउन का डायरेक्टर होता है। जो टाउन की इंतजामिया होती है, जो एसबीसीए के अफसरान टाउन में तैनात है, जो उनके अफसरान है, उनसे पूरा पैकेज डील किया जाता है कि ये 80 गज का प्लॉट है, इसके ऊपर हम 4 मंजिल इमारत बनाएंगे और फी फ्लोर आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। वो पैकेज डील होता है। वो पैकेज माफिया एक बीच में मुलविस होती है। वो तमाम जो एसबीसीए के अफसरान और जो ठेकेदार ये बिल्डिंग बना रहा है इसके दरमियान मामला तय करती है। पहले ये मामला भारी बार से होते थे, लेकिन गुज़िश्ता 5-7 साल से एक सिस्टम है गैर कानूनी तामीरात का, जिसने मुकम्मल तौर पर एसबीसीए के पे कब्जा कर लिया। उसके इंतजामी उमूर भी वही सिस्टम चला रहा है, उनके तामीराती उमूर भी वही चला रहा है। हत्ता कि कौन सा अफसर किस डिस्ट्रिक्ट में तैनात होगा ये फैसला भी अब सिस्टम करता है। किस इमारत से के फ्लोरिंग पर कितने पैसे लिए जाएंगे ये मामला भी अब सिस्टम तय करता है। और सिस्टम के अंदर ये तमाम के तमाम जो एसबीसीए के अफसरान हैं ये शामिल हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी आपको मैंने बताया था कि 112 इमारतें जिला वस्ती में, ये वो 112 इमारतें जो नैब की नजर में आई हैं, लेकिन जिला वस्ती के अंदर सैकड़ों की तादाद में रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर कसीरुल मंजिला इमारतें बनाई गई हैं और अब भी बनाई जा रही है, जिसमें सरे फहरिस्त इलाका गुलबर्ग और लियाकताबाद टाउन है, जिस तरह से आपने कहा कि एसबीसीए की मिली भगत के बगैर तो एक पान की दुकान भी नहीं खुल सकती है। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक नैब ने कहा है कि 30 सितंबर तक हमें तमाम रिकॉर्ड जो है वो दे दिया जाए। तो अगर नैब को 30 सितंबर तक तमाम रिकॉर्ड तलब है तो क्या एसबीसीए के पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है या अपनी मिली भगत को छुपाने के लिए फाइलें गायब कर दी गई हैं? देखिए, रिकॉर्ड तो सारा इनके पास मौजूद होता है। गैर कानूनी तामीरात जब की जाती है, जो उसके नक्शे पास हुए होते हैं, जैसे कोई 80 गज का प्लॉट है या 120 गज का प्लॉट है, तो कानूनी तौर पे उस पर ग्राउंड प्लस 1 बन सकता है, उसका रिकॉर्ड तो इनके पास होता है। लेकिन जब जमीन पे वो इमारत बनती है तो ग्राउंड प्लस 6 बन जाती है। जो 4 फ्लोर ऊपर इजाफी डालेगा उसका रिकॉर्ड तो होता ही नहीं है। लेकिन जब वो नैब ने अपनी रेकी की है, वहां पर जो उनके तरीकेकार होता है उस तरीकेकार से उन्होंने 350 इमारतें ढूंढी हैं। जिला वस्ती में कम अज कम इस वक्त भी जो जेर तामीर इमारतें वो भी 200 से ज्यादा है। रिहायशी प्लाट हो या रफाई प्लाट हो, उस पर शादी हाल भी बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां भी बनाई जा रही है, कमर्शियल काम भी किए जा रहे हैं। आप काम नहीं कर सकते। एसबीसीए के जो अफसरान हैं इनका एक खास तरीके वारदात होता है। देखिए, आप जब मकान खड़े, कोई शरीफ शहरी अपना मकान बनाने जाता है तो वो जब नक्शा पास करवाता है वन विंडो से जाके, वो नक्शा पास करके जब वो मकान की तामीरात शुरू करता है तो इनका बिल्डिंग इंस्पेक्टर आके वहां मुआयना करता है, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाता है। इसी तरह जब इमारत तकमील पर पहुंच जाती है तो उसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है, तो भी एसबीसीए के अफसरान आते हैं, उसको मुआयना करते हैं, वक्तन फवक्तन मुआयना करते रहते हैं। लेकिन जब गैर कानूनी तामीरात शुरू की जाती है तो उससे पहले एक पैकेज माफिया जो है इसका डील करती है। जिला वस्ती में जो गुलबर्ग का इलाका है वहां पर 120 गज के प्लॉट के ऊपर जो गैर कानूनी तामीरात की जाती है, फी फ्लोर 8 से 10 लाख रुपए रिश्वत होती है, क्योंकि 120 गज के ऊपर 4 पोर्शन बनाए जाते हैं। 4 पोर्शन बना के एक पोर्शन 70 से 80 लाख रुपए का बेचा जाता है।
गैर कानूनी फ्लोरिंग की जाती है तो वहां पर 30 से 30 लाख रुपए फी फ्लोर वहां से मुबैना तौर पर रिश्वत ली जाती है। ये सारा रिश्वत का पैसा एसबीसीए में जाता है। एसबीसीए अफसरान इसमें बराह रास्त मुलविस हैं। अगर जो ठेकेदार इनको पैसे नहीं देता है, जो शरीफ शहरी अपना मकान नक्शा पास करवा के बनाता है, अगर वो गलती से भी एक दीवार खड़ी कर ले तो एसबीसीए का अमला वहां पर आके पूरा मकान तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर पूरी 6-6, 8-8 मंजिला इमारतें खड़ी हो जाती है। एसबीसीए के अफसरान को नजर नहीं आती। पहले तो ये इमारत बनवाते हैं, लेकिन जब तहकीकात शुरू होती है आपने तो हमें एक बताया कि 350 तो ये वो इमारतें हैं ना जो सामने आ चुकी हैं, इसके अलावा तो बेशुमार है, उनकी तो तादाद ही हमें नहीं पता है। लेकिन ये इमारतें गैर कानूनी जो हैं 350 जो सामने आ चुकी हैं, इन इमारतों में कितने लोग रिहाइश पजीर हैं और अगर इन्हें गिरा दिया जाए तो उन मुतासरीन का क्या होगा और कितने लोग मुतासिर होंगे इससे? जी, मसला यही है कि जिस कानून ये कहता है कि जिस मकान में आबादी हो गई है, जिसमें रिहाइश पजीर लोग हैं, वो मकान आप तोड़ नहीं सकते। तो अब ये सिस्टम ये होता है यहाँ पर, जब इमारत गैर कानूनी बनाई जा रही होती है, जब वो ज़ेरे तामीरी होती है तो उसके अंदर अपने लोगों को बिठा दिया जाता है, ये कह के कि ये मालिक हैं। उसमें रिहाइश पजीर लोगों को बिठा दिया जाता है, गरीब लोग हैं, उनको पैसे देके या उनको फ्री में रिहाइश देके जब तक वो इमारत तामीर होती है, उसके अंदर आपको बालकनी में कपड़े लटके हुए नजर आते हैं, लोग खड़े हुए नजर आते हैं। जाहिर ये किया जाता है कि ये आबाद हो चुकी है, पुरानी बनी हुई इमारत है, लेकिन अंदर उसके काम चल रहा होता है। कराची में ये 15 साल से ये धंधा चल रहा है। इस वक्त एक बड़ा धंधा बन चुका है। बोरियों के बोरियों यहाँ से पैसे निकलते हैं। कितनी मरतबा नैब यहाँ पर इंक्वायरी कर चुकी है, कई मरतबा नैब यहाँ से गिरफ्तारियां कर चुकी है। साबिक डीजी के दौर में भी कई अफसरान यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात के शुबे में गिरफ्तार हुए। गुज़िश्ता दिनों जब लियारी में इमारत गिरी थी, लेकिन उन गिरफ्तारियों से क्या आज तक हमें कोई फायदा हो सका है? ये काम तो फिर भी चलता ही आ रहा है। देखिए, एसबीसीए के जो अफसरान गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हैं, आज से कई साल पहले सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी थे ज़मीर अब्बासी, उन्होंने एक तहकीकात की थी। उस तहकीकात करने के बाद उन्होंने तकरीबन 200-300 अफसरान ऐसे थे जिनके बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये बराह रास्त मुलविस है, ये बेनिफिशरी है और इन्होंने यहाँ से पैसे कमाए, और पैसे भी थोड़े नहीं भले पैसे कमाए। इनके खिलाफ कम से कम जो सजा उन्होंने तजवीज़ की थी कि इनको नौकरी से फारिग कर दिया जाए, लेकिन वो तहकीकात भी रुकवा दी गई। थोड़े दिन वो तहकीकात चली, उसके बाद साबका जो सेक्रेटरी बल्दियात थे, उन्होंने उस तहकीकात को ख़त्म करवा दिया, रद्दी की टोकरी में डलवा दिया। उसके बाद से लेके आज तक कोई ऐसी तहकीकात अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है। एसबीसीए के 18 कराची के जो 25 टाउन है, इस 25 टाउन के अंदर जो अफसरान तैनात है, ये खुद गैर कानूनी तामीरात में मुलविस है। ढकी छुपी बात नहीं है। अगर शफाफ तहकीकात की जाए तो इस कराची में इनके लिए सबूत ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। ये जो गैर कानूनी इमारत खड़ी हुई है, जो उस डायरेक्टर के लिए सबूत है, जो वो जिला है, इसी तरह उस बिल्डिंग इंस्पेक्टर का वो सबूत है, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर उस जिले में तैनात है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात है, उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। एसबीसीए के अफसरान इस वक्त कराची के जो सबसे रईस इदारा समझा जाता है, सोनी की चिड़िया, वो एसबीसीए है। एसबीसीए का जो आपको 12 ग्रेड, 11 ग्रेड और 13 ग्रेड, 17 ग्रेड के जो इनके बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं, ये करोड़पति हैं। ये वो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ईद और बकरीद की शॉपिंग पाकिस्तान से बाहर करते हैं, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा। आप हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने अच्छी खासी रिसर्च की है इस पूरे मामले के हवाले से, तो क्या इन गैर कानूनी तामीरात में माफिया या फिर सियासी पुष्टपनाही भी शामिल है, और अगर है तो किन अफराद या जमातों के नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, गैर कानूनी तामीरात और लैंड ग्रेबिंग में बगैर सियासी सरपरस्ती के कुछ भी नहीं होता। और सिंध का तो इस वक्त सिस्टम ही बिल्कुल उल्टा है। सिंध में हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन जो इदारे है वो सिस्टम चला रहा है। अब हम सिस्टम की बात करते हैं तो पूरी हुकूमती मशीनरी नाराज हो जाती है कि सिस्टम का जिक्र नहीं क्या करो, लेकिन वो एक सिस्टम है। उस सिस्टम से बाहर आप किसी का नक्शा पास कर ही नहीं सकते। बिल्डर्स की नक्शों के बरखिलाफ जो बिल्डर्स तामीरात कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बिल्डिंगें ऐसी सामने आई जिसमें बिल्डर ने 8 मंजिल की एनओसी ली है, लेकिन बनाए हैं 12 मंजिल। इनके जो CSR की जगह होती है उस पर कब्जा करके पार्किंग की जगहों पर फ्लैट बना दिए गए। ये सिर्फ आती है एसबीसीए, जो शरीफ और मासूम आदमी अपने रहने के लिए घर बना रहा होता है। अगर गलती से भी उसने एक कमरा ऊपर छत पे बना लिया तो पूरा घर तोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लियाकताबाद जैसे इलाके में जहाँ 40 गज का प्लॉट है, उसके ऊपर 11 मंजिल इमारत खड़ी है, वो एसबीसीए को नजर नहीं आती, क्योंकि वहां से पैकेज लिया हुआ होता है।
लियाकताबाद देखें, अगर कराची में कहीं अल्लाह ना करे कोई जल्जले की सूरत हाल पैदा होती है, हंगामी हालात पैदा होती है, तो आपसे संभाले नहीं संभलेगी, क्योंकि ये एक तो गैर कानूनी तामीरात बनाई जाती है। फिर मैं आपको बताऊं हैरत अंगेज बात, बिल्डर एक बिल्डिंग बनाता है 400 गज के ऊपर 4 मंजिला इमारत खड़ी करता है, उसको वो इमारत खड़ी करने में कम से कम 1.5 से पौने 2 साल लगते हैं, तो वो 28 फ्लैट बनाएगा 4 मंजिला। लेकिन कराची में जो गैर कानूनी इमारत 10 मंजिला बनती है वो 3 महीने में तैयार होकर बिक जाती है, वो रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं लोग। इतना नाकिस मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक झटके में वो पूरी इमारतें जमींबोस हो रही हैं। कई शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, कई लोगों के बिल्कुल जमीन पे आ गए, वो लोग जीरो हो गए, क्योंकि उनका तमाम मालूमात इमारत गिरने से तबाह हो गया है। पहले भी कई बार हमारे सामने आ चुके हैं, पहले भी गैर कानूनी इमारतों पर कार्रवाई हुई है, मगर हमने देखा है कि नताइज उसके हमेशा सिफर ही रहे हैं। लेकिन इस बार नैब ने क्योंकि मुदाखलत की है, तो नैब की कार्रवाई में कितनी संजीदगी दिखाई दे रही है आपको? आपको लगता है कि हमें कोई बेहतर नताइज देखने को मिलेंगे? देखिए, हम तो हमेशा जब भी कार्रवाई कोई तहकीकात शुरू होती है तो हम तो उसको संजीदा ही लेते हैं और संजीदा ही समझते हैं। नैब ने संजीदगी से भेजा होगा, जरूर फरीद, वो हम संजीदा ले रहे होते हैं, जो कार्रवाई करने वाले या तहकीकाती इदारे हैं शायद वो संजीदा नहीं लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अब वो खुद अपनी ही तहकीकात को संजीदा नहीं लेते। नैब ने खुद कई मौकों पे कई मामलात पर तहकीकात एसबीसीए की पेंडिंग में नैब के अंदर, वो तहकीकात क्यों मंजर-ए-आम पे नहीं मुकम्मल नहीं होती, वो मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचती कि एक नई तहकीकात शुरू की जाती। अभी जो तहकीकात शुरू की गई है 2 साबिक डीजी के अदवार में की गई है। वो साबिक डीजी जिनके बारे जब ये तामीरात की जा रही थी उनको खोल के मीडिया दिखा रहा था कि यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हो रही है, ये गैर कानूनी तामीरात हो रही है, बराह रास्त डीजी से शिकायत की जाती थी। हम खुद डीजी को मैसेज करते थे कि आप जाके चेक करें इस इलाके में फला प्लॉट के ऊपर गैर कानूनी तामीरात हो रही है, लेकिन कभी किसी डीजी ने, क्योंकि डीजी लगता ही सिस्टम से। मसला यह है कराची में किसी भी इस वक्त जो तरक्याती इदारे जिसमें केडीए है, एमडीए है, एलडीए है, एसबीसी है, इसमें तो अफसर लगता ही सिस्टम से। अगर वो सिस्टम का नहीं होगा तो वो अफसर रहेगा नहीं। अभी तो शामिर भुट्टो साहब आए थे, शामिर भुट्टो साहब ने साफ यही है ना कि एसबीसीए के जो मौजूदा अफसरान इस वक्त भी ऐसी ही सरगर्मियों में मुलविस हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सूरत हाल बेहतर हुई है? बिल्कुल है। अच्छा, यानी कि सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है? कोई बेहतर नहीं हुई है। ठीक है, कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है। अभी 3 महीने के लिए उन्होंने शामिर भुट्टो को लगाया था। शामिर भुट्टो ने यहाँ पर जब तहकीकात करना शुरू किया, अफसरों को मुअत्तल किया, जो अफसरान गिरफ्तार हुए, तो अभी वो काम करना ही शुरू किया ही था तो उनको हटा दिया गया। जो अफसर यहाँ पर काम करने के लिए आता है उसको रहने नहीं दिया जाता, उसको हटा दिया जाता है कि वो सिस्टम के खिलाफ जा रहा होता है। जब वो सिस्टम के खिलाफ जा रहा होता है तो उसके काम में रुकावटें खड़ी की जाती है, मुख्तलिफ तरीकों से उसको तंग किया जाता है, या फिर जब भी वो अगर वो मानता नहीं है, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता, तो उसको उधर से हटा दिया जाता है। 15 साल से 16 साल से हम लोग देख रहे हैं, 15-16 साल के दरमियान दर्जनों बार बड़े बड़े इदारों ने यहाँ पर आके तहकीकात शुरू की, अफसरान को गिरफ्तार किया, पैसे बरामद किए, लोगों के घरों के डेटा निकलवाया, तो पता लगा कोई डिफेंस के 2000 गज के बंगले में रहता है, तो कोई केडीए स्कीम नंबर 1 के 2000 गज के बंगले में रहता है। अगर हम उस डायरेक्टर की पूरी जिंदगी की तनख्वाह की बात भी करें तो वो गुलशन इकबाल में 400 गज का मकान भी नहीं खरीद सकता, लेकिन वो सबको पता है कि डिफेंस में 1000 गज के बंगले में रह रहा है, तो कोई तहकीकात नहीं की जाती क्योंकि वो सिस्टम के साथ मिला हुआ है। और ये वो अफसराने जो हर आने वाली सियासी पार्टी की गवर्नमेंट के साथ मिलते हैं, उनको अपने साथ मिलने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि इन गैर कानूनी तामीरात की कराची में 3 चीजों में बड़ा पैसा है। एक है गैर कानूनी तामीरात, तो करते ही नहीं ना फरीद, हम मौजूदा बात करते हैं जो मामला अब सामने आ चुका है। मुझे ये बताएं कि इन इमारतों के मालकान, बिल्डर्स और जो फरोख्त कुनिंदगान हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है इस वक्त? नहीं जी, अभी तक तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। 30 तारीख को इन्होंने नैब ने इनसे बोला है कि तमाम दस्तावेजात हमें फराहम की जाए। दस्तावेजात तो इनके पास पूरी होंगी, दस्तावेज में ये कभी भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये नक्शा ही प्लॉट को देख के पास करते हैं। लेकिन ज़मीनी हकाइक जो हैं, जो नैब ने खुद जमा किए, वही सच हैं कि रिहायशी प्लॉट के ऊपर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, रिहायशी प्लॉट पे कमर्शियल तामीरात की गई है। अब जब ये नैब ने इनको लेटर भेजा तो उसके बाद फाइलें सीधी करना शुरू कर दी गई, और जब ये 30 तारीख को जाएंगे तो तकरीबन फाइलें सीधी करके लेके जाएंगे। नैब के ऊपर अब नैब का इम्तिहान है कि वो अपनी तहकीकात को किस रूप में लेके जाता है। चुका है ना, तो क्या अब हुकूमत सिंध जो है या फिर नैब जो है वो गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए कोई मुस्तकिल पॉलिसी या मैकेनिज्म तैयार कर रही है?
नहीं, नैब देखें, गैर कानूनी तामीरात को रोकने का इख्तियार नैब के पास नहीं है। नैब के पास गैर कानूनी कामों में मुलविस अफसरान को पकड़ने का इख्तियार है। गैर कानूनी तामीरात रोकने का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास, महकमा बल्दियात के पास और वजीर बल्दियात के पास है कि वो अपने इदारों को मॉनिटर करें। ऐसा ही है, जिनके पास इख्तियारात हैं, इख्तियारात इस्तेमाल करने पड़ेंगे। नाजरीन, कराची के शहरियों को इंसाफ कब मिलेगा, जिम्मेदार कब पकड़े जाएंगे, ये सवाल अब सिर्फ मीडिया का नहीं है, हर बाशऊर शहरी का है। हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, आप भी सवाल करते रहें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज की ये जो खबर है ना, वो चौंका देने वाली है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में करोड़ों रुपए के घपले का इंकशाफ हुआ है। जाली दस्तखत से बिलों में करोड़ों रुपए का इजाफा किया गया है और ये फोरेंसिक रिपोर्ट ने ये फ्रॉड साबित भी कर दिया है। एंटी करप्शन ने इस मामले की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं। 2022 में करोड़ों रुपए के मंसूबे मुकम्मल हुए थे, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद ठेकेदारों को उनकी अदायगियां नहीं मिल सकी हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीन। फ़हीम, सबसे पहले ये बताएं कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जैसे हसास तालीमी इदारे में करोड़ों रुपए के बिल जाली दस्तखत से कैसे क्लियर होने लगे हैं? किन अफसरान की नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है और किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरजाना। ये मामला कुछ इस तरह है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के नाम से एक अदारा था, जिसको अब ख़त्म करके जो है एक पैक्टा के ज़रिए इहतमाम कर दिया गया है। अच्छा। जब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड था, जिसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि पंजाब में जितनी भी दरसी कुतब हैं इनकी छपाई का काम जो है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ज़ुम्मे था। और उसके बाद वो अरबों रुपए की किताबों की छपाई भी करता था। अब जिस तरह आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में कि मुख्तलिफ जिस तरह पुलिस स्टेशन को सजाने संवारने और अप टू द मार्क बनाने के हवाले से काम हुआ, तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी अपने दफातर के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब इन करोड़ों रुपए को खर्च करने के बाद अब ज़रूरी था कि अब इन को जो अदायगियाँ करनी थी ठेकेदारों को, उसका भी कोई सिस्टम लेकर आया जाता। तो काम तो करवा लिए गए, करोड़ों रुपए के वेंडर्स को बाकायदा तौर पर वर्क ऑर्डर डायरेक्टर एडमिन के ऑर्डर्स के ऊपर दिए गए, उन्होंने भी ज़ोर शोर से काम मुकम्मल कर लिया। लेकिन इस कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि 2 साल बाद जब वेंडर्स जो थे थक हार कर जब डिपार्टमेंट की तरफ से पैसे नहीं दिए गए उन्हें, तो उन्होंने सूबाई मुहतसब के पास चले गए कि एक सरकारी महकमा, इसने हमसे करोड़ रुपए का काम करवा लिया, बदायगियाँ करने से इनकारी है। तो सूबाई मुहतसब ने उनके हक में फ़ैसला कर दिया। अब जब वहाँ पर फैसला उनके हक में हुआ तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के लोग जो हैं ये चले गए गवर्नर साहब के पास अपील लेकर। अब दिलचस्प बात ये है कि गवर्नर साहब ने भी उन्हें कहा कि अगर आपने जो पैसे देने हैं इनके तो 30 दिन में दें, ठीक है, ताकि जिन्होंने काम किया उनको उनकी अदायगियाँ कर दी जाएं। उसके बाद पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जानिब से एक कमेटी बनाई जाती है कि इस मामले को देखा जाए। पहले कमेटी बनाई जाती है, वो कहती है कि जनाब इनको अदायगियाँ कर दी जाएं। फिर दूसरी बनती है, फिर तीसरी बनती है, फिर चौथी बनती है और फिर 5वीं कमेटी बनती है जिसमें इस बारे में मामला देखा जाए कि इनको अदायगियाँ क्यों नहीं की जा रही। लिहाजा जब ये मामला जो है वो सर से गुजरने लगा और जब ये गवर्नर के पास केस था तो उस वक्त वेंडर्स का ये कहना था कि पंजाब टैक्स बोर्ड को तो ख़त्म करने की तैयारियां हैं। अब हमारे पैसे तो इधर ख़त्म हो जाने हैं, तो अब हमें पैसे कौन देगा? तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि सरकार है, सरकार का महकमा अगर ख़त्म हो रहा है तो किसी दूसरे महकमे में ही जा रहा है ना, तो वहाँ पर जाके आपको पैसे मिल जाएंगे। पहला काम तो ये, पहले सबसे पहले तो ये कि जो लोग जिन्होंने जाली दस्तखत करके करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से लेने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो सबसे अहम है। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने अगर ओरिजिनली काम किया था तो उनकी अदायगियाँ भी ज़रूर होनी चाहिए। तीसरा ये कि जो ये सिस्टम की एक गलती आई है कि 5-5 साल तक जो हैं वो लोग जिन्होंने काम करवा लिया और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकमेल करके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये एक सिस्टम को पूरे को उसने एक्सपोज कर दिया है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी ज़्यादती है, जिन लोगों के लिए काम किया उनके साथ भी ज़्यादती है और जिन्होंने काम करवाया उनके साथ भी ज़्यादती है। तो फ़हीम, आपने बताया कि मामला चूंकि अब तो नैब के पास चला गया, एंटी करप्शन के पास चला गया, तो क्या ऑन ग्राउंड कोई अमली इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, अभी तो नोटिस जारी किए गए हैं जो लोगों को, जो लोग इसमें सरकारी सतह पर हैं उनके बयानात
फरजाना रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अब वेंडर्स के भी बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, स्टॉक टेकिंग होगी। उसके बाद फिर ये हतमी तौर पर सामने आएगा कि ये कितने बड़े फ्रॉड की कोशिश की गई है और क्या इसका एंड रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अब इस चीज़ में ये ज़रूरी चाहिए कि जिन लोगों ने, जो लोग इस मामले में मुलव्वस थे पिछले 4-5 साल में इस सारे सिस्टम में, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से लोग जो हैं अपना अपना काम करके सरकारी अफसर अगले से अगले महकमों में चले गए। कह रहे हैं ना कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। मुतासरीन तो आज भी शिकायत कर रहे हैं कि अदाइयाँ तो हमारी रोक दी गई हैं, लेकिन जालसाजी करने वाले अभी आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन जाल बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम लोगों से रब्ता किया, जिन्होंने, उनका ये कहना है कि हमारे लिए मसला ये है कि हमने करोड़ों रुपया लगाकर ये काम किया, अब हम लोग जो हैं वो फाकों पर मजबूर हो गए हैं, मार्केट के लोग जो हैं वो हमारे घरों में आके बैठ गए हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये एक सवालिया निशान पर खड़ा हो गया है। और एंटी करप्शन को फौरी तौर पर चाहिए कि इस इंक्वायरी को महीनों में नहीं दिनों में मुकम्मल करे, ताकि जो गवर्नर पंजाब के ऑर्डर्स हैं, जो सूबाई मोहतसब के ऑर्डर्स हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करते हुए इस मसले को हल किया जाए। और जिन लोगों ने ताख़ीर की और जिन लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा बिल्स जाली तौर पर शामिल किए हैं, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई जो है वो लाजमी तजवीज़ की जाए। कितने लोगों को इस मामले के अंदर हाईलाइट किया गया है कि ये लोग इसके अंदर मुलव्वस पाए गए हैं? देखिए, इसमें जो पिछली रजीम थी उसमें से आला अफसर थे, एमडी थे, डायरेक्टर फाइनेंस थे, डायरेक्टर एडमिन थे, तमाम हाईलाइट हो उन लोगों को बुला के उनसे बयानात लिए जा रहे हैं। और तकरीबन 21 के करीब बताया जा रहा है वेंडर्स हैं, उनसे उनके किए हुए काम की तफसीलात मांगी जा रही हैं और उनसे इस बारे में भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर इसमें 2 नंबरी है तो उसमें वो भी कसूरवार होंगे और उनके खिलाफ भी जो एंटी करप्शन है वो मुकदमा दर्ज करेगी और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्या पंजाब हुकूमत या महकमा तालीम ने इस वाक़े का नोटिस लिया है? और क्या मुस्तकबिल के अंदर अगर हम बात करें तो इस किस्म के मामलात को रोकने के लिए क्या कोई मैकेनिज़्म तैयार किया जा रहा है? देखें, पूरा एक सिस्टम जो है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसका बाकायदा एक तरीक़ाकार होता है। पेपरा रूल्स बने हुए हैं जिनके तहत जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स किए जाते हैं। अगर आप महकमा सेहत में चले हैं तो IDAP के नाम से एक अदारा है जो कि पूरे हस्पतालों की परचेज़ के लिए कंप्यूटराइज बिट्स लेता है, पूरा सिस्टम अपना एक चलाता है। तो ये सिस्टम की नाकामी है। अगर यहाँ पर भी अरबों रुपए की परचेज़ की जा रही है, ये तो एक थी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम हुआ है। इसके अलावा अरबों रुपए की किताबों की छपाई की जाती है। यहाँ पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो कुरान पाक की छपाई का काम भी करता है। लेकिन माजी में भी फ़हीम हमने इस तरह के वाक़यात देखे हैं कि कहा जाता है जी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो इतनी किताबों की छपाई कर दी गई है, लेकिन हमने बहुत से बच्चे जो मुफ्त किताबें हैं वो उससे महरूम ही दिखाई दी हैं हमें। तो देखें, वो जो किताबों वाला मामला है वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है, क्योंकि आपको छोटी सी इसमें एक मैं बता दूं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था तो साथ बताया जाता था कि आपने जो इस कागज़ के ऊपर छपाई करनी है ना, उस कागज़ की क्वालिटी जो है वो ये होनी चाहिए, थिकनेस ये होनी चाहिए, उसके ऊपर स्याही का इस्तेमाल जो है वो ये करना चाहिए। क्योंकि अमूमी तौर पर ये होता है कि जो छपाई किताबों की छपाई हो जाती थी उसके बाद उसको डायरेक्ट जो है वो मुतलका इलाकों में भिजवा दिया जाता था। तो अगर आपका रेट जो है किताबों की छपाई का उस क्वालिटी के हिसाब से होता था, अगर आप 19-20 भी कर दें तो जहाँ पर अरबों रुपए के ठेके जो है इनको दिए जाते थे छपाई के लिए, तो अगर आप 19-20 भी कर दें तो आप उसमें करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। तो उसमें भी बहुत सी कहानियां हैं, वो फिर किसी दिन आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा गुज़िश्ता बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर इसका जिक्र कर भी चुके हुए हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से। जब बच्चों को मैट्रिक के बच्चों को किताबें नहीं मिल रही थी और उनकी छपाई भी नहीं हो रही थी, तो कुछ इसी किस्म का ज़ाहिर मामला होगा। लेकिन टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम तो यही है ना कि तालीमी निसाब और किताबों की तैयारी। तो माली बदनवानी जैसे स्कैंडल्स जो हैं वो बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह से मुतासिर करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जब किताबें नहीं मिलेंगी तो किस तरह से वो तैयारी करेंगे आगे? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को अब पैक्टा के दर में ज़म कर दिया गया, और इसको ज़म करने की वजूहत ये हैं कि ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक छत तले ले आएँ। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जितने करोड़ों रुपए लगाकर इन्होंने अपने दफ्तर रेनोवेट किए हैं वो दफ्तर ही ख़त्म हो गए हैं। वो दफ्तर जम हो के वो दूसरे दफ्तर में लोग जाके बैठ गए। वो दफ्तर वो जाके उन दफातर से क्या काम लिया जा रहा है? अब उन दफातर पर कोई लोअर स्टाफ आके बैठ गया, वो उसको एज ए सब ऑफिस
इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो पंजाब टैक्स बोर्ड को तो उन्होंने पैक्टा में जम कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। लिहाजा ये देखें कि बात यह है कि एक बात इसको जम करने की काफ़ी अरसे से चल रही थी, उसी दौरान ही ये करोड़ों रुपए लगाकर इन दफ्तरों को रेनोवेट कर लिया गया, सारी चीज़ों को कर लिया गया। तो उसके पीछे तो बहुत सी कहानियाँ आती हैं, लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि जब आप अदायगियों में जाली डॉक्यूमेंट्स, जाली दस्तखत और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है नाजरीन, अगर इस तरह बात सामने आते रहेंगे तो किस तरह से हमारा मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर होगा। फोरेंसिक रिपोर्टों की बात हो जाए, जाली दस्तखत, मुतासरा ठेकेदारों और गैर अदाशुदा बिल, सब कुछ रिकॉर्ड पर आ चुका है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है इंसाफ। हम इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज एक बार फिर से हम बात करेंगे गंदम की बोरियों के गायब होने के हवाले से। अपने गुज़िश्ता हफ्ते के प्रोग्राम में भी हमने इस मामले को हाईलाइट किया था, लेकिन वो मामला सिंध का था। आज हम बात कर रहे हैं बलोचिस्तान की, क्योंकि बलोचिस्तान के महकमा खुराक में हज़ारों की तादाद में गंदम की बोरियां गायब हो गई हैं और इसमें मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई भी की जा रही है। जबकि महकमा खुराक में गंदम की खरीदारी और सब्सिडी के जरिए करप्शन का रास्ता बंद करने के लिए भी महकमे की पॉलिसी को तरतीब दिया जा रहा है, जो कि अब कहा जा रहा है कि आखिरी मराहिल में है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक में मजिस्ट्रेट पावर के अफसरान को तैनात किया जाएगा। इस पूरे मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कोयटा गजनफर ने। गजनफर, हमें ये बताएं कि 21,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां गायब हो गई हैं। आखिर ये बोरियों का घपला इतने अरसे से कैसे छुपा रह गया है? देखिए, ये रिसेंटली डिपार्टमेंट में एक नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं जो इससे पहले पंजाब में सर्विसेज दे चुके हैं। मंजर जावेद अली इनका नाम है। इनकी बलूचिस्तान में जो है तैनाती हुई है एज अ फूड सेक्रेटरी। तो जब वो आए हैं और उससे पहले हुकूमत बलूचिस्तान ने ये फ़ैसला किया, ये तैनाती भी इसी तसलसल का सिलसिला है कि जो बलूचिस्तान का महकमा खुराक है, ये कई दहाइयों से आप कह सकते हैं कि इसमें इस तरह के स्कैंडल्स आते रहते हैं। हर बार गंदम गायब हो गई, गंदम की बोरियां कम पड़ गई या आटे का स्कैंडल आ गया। तो इस तरह की चीज़ों से को देखने के लिए और महकमा खुराक को जदीद जो तर्ज है उस पर लाने के लिए महकमे को रीस्ट्रक्चर करने का गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया और इसी में जो है ये डिपार्टमेंट की अहम तब्दीली हुई है। अब इस डिपार्टमेंट में जब इंक्वायरी हुई है डिपार्टमेंट के अंदर भी, और इसके अलावा जो ये गंदम की बोरियों का मामला है ये एंटी करप्शन के पास भी गया है बकौल महकमे के ज़राए कि उन्होंने ख़ुद एंटी करप्शन को इस चीज़ का कहा है कि वो इस पर इंक्वायरी करें। और एंटी करप्शन की तरफ से ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई है 20 सितंबर को कि 2 जो मुलाजमीन हैं महकमा खुराक में, जिनमें साबिक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर असिस्टेंट फूड जो डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट कंट्रोलर फूड हैं, दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। टोटल 21,221 बोरियां जो हैं गंदम की 100 किलो की वो गायब पाई गई हैं और इनकी मालियत जो है वो 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद है। तो 2 अफराद को इसमें तहकीकात और सबूतों के बाद गिरफ़्तार किया गया है और एंटी करप्शन की अदालत में ये मामला जो है इस वक्त जारी है और उस पर जो है तहकीकात भी हो रही हैं और मज़ीद जो डिपार्टमेंट के अंदर लोग इसमें मुलविस पाए गए उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी जो है इस तरह के वाक़यात हुए हैं, उस पर भी एंटी करप्शन जब नैब के पास भी पावर्स थी कि वो अपने दायरा कार में इस तरह की कार्रवाइयों पर गिरफ़्तार करते थे लोगों को, तो नैब में भी इस तरह के केसेस चल रहे हैं और इस डिपार्टमेंट के जो साबिक वज़रा हैं, 2 साबिक वज़रा हैं, उनके भी नैब में फूड के हवाले से केसेस चलते रहे हैं। और आपने भी अच्छी खासी इसके ऊपर पूरी रिसर्च की होगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने सिंध के हवाले से ये मामला उठाया था, वहाँ पर 80,000 गंदम की बोरियां गायब कर दी गई थी। यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है 21,000 बोरियां गायब हो गई हैं। ये गंदम जा कहाँ रही है, इसका क्या किया जा रहा है, क्यों किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि इतने हज़ारों की तादाद में बोरियां जो हैं वो गायब हो जाती हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती? देखिए, महकमा खुराक बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान में तो ये है कि ये 10 लाख बोरियां गंदम की 100 किलो की हर साल ख़रीदी जाती हैं। इस साल जो पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे ने नहीं ख़रीदी थी, KP के अलावा इसी तरह बलूचिस्तान में भी नहीं ख़रीदी गई। ये पिछला स्टॉक था जिनकी गंदम की जो बोरियां गायब हुई हैं। इसमें जो होता इस तरह से है कि ये गंदम जब आती है तो हुकूमत इसे किसानों से ख़रीद लेती है, स्टॉक करती है और फिर जो है फ्लोर मिल और आटा चक्की मालिकान
बलूचिस्तान का जो कोटा होता है उस हिसाब से उन्हें ये गंदम फराहम की जाती है, ताकि जो आवाम है उसे सब्सिडी पे आटा फराहम किया जाए और ग़िज़ाई किल्लत पैदा ना हो। इस बुनियाद पर जो है ये गंदम तकसीम की जाती है। लेकिन जो बोरियों का सिस्टम है वो महकमा खुराक के अपने गोदाम है जहाँ पे ये स्टॉक होती हैं, फिर गोदाम के इंचार्ज होते हैं और इसी तरह जो महकमे का अमला होता है वो इसमें मुलव्विस होता है। वो बोरियां जो है उसमें गंदम की शार्ट कर ली जाती हैं, घोस्ट किस्म की फ्लोर मिल्स का नाम लिख के उन बोरियों को दिखाया जाता है और कई का रिकॉर्ड ऑडिट ना होने की वजह से जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट बनती है कि बाद में जब उसका ऑडिट होता है या फिर ये बात बाहर आती है महकमे के अंदर से ही अगर किसी को पता चलता है और किसी दूसरे अफसर की तीसरे अफसर से नहीं बन रही होती तो इस तरह के मामलात आपस में ही बाहर आना शुरू हो जाते हैं या ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स में भी इस तरह की मामलात सामने आते हैं या फिर जो एसोसिएशंस होती हैं वो ये चीज़ें सामने ले आती हैं। तो गंदम की जो बोरियां हैं इसके ऊपर बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। एक तो कमीशन यहाँ पर जो लिया जाता है, जो ऑन दी रिकॉर्ड ये चीज़ें नहीं आती हैं, इसका कोई सबूत सामने होता है क्योंकि मिल मालिकान जो है वो अमले के साथ मिलकर जो है उनको डॉक्यूमेंट में शो कर देते हैं कि हमने इतनी बोरियां ली हैं, लेकिन वो उससे कम तादाद में लेते हैं और बाकी की परसेंटेज दे दी जाती है। इस तरह से जो है कोटे का सिस्टम चलता है। लेकिन अब इस पर जो है पाबंदी लगाने के लिए बाकायदा तौर पर महकमा रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है बलूचिस्तान में और ये जो गंदम की चोरी का मामला है इसको रोकने के लिए न सिर्फ बल्कि आटे के साथ बल्कि दीगर जो इस महकमे के साथ चीज़ें मुंसलिक की जा रही हैं उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि अब इस टाइम पर इस डिपार्टमेंट में 2 DGs हैं। एक DG खुराक है और दूसरे DG फूड अथॉरिटी है जिसका काम जो है ये होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट का चेक एंड बैलेंस है। अब एक तीसरे DG को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। इसमें एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जो कमोडिटीज़ के नाम से होगा। अब भी देखा जाए तो 223 मिलियन रुपए से ज़ायद की गंदम खुर्द-बुर्द की गई है, तो हमने देखा है कि इसमें सिर्फ चंद मुलाजमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आपको नहीं लगता है कि अब उस मास्टर माइंड को गिरफ्तार करना ज़रूरी है या उसका पता लगाना ज़रूरी है जो ये सदियों से ये काम जो है वो करता ही चला आ रहा है? जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन एंटी करप्शन की भी बदकिस्मती से प्रेस रिलीज सिर्फ इस हद तक महदूद होती है कि हमने अफराद को पकड़ लिया है और सबूत हैं, तहकीकात हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट से सज़ा क्या हुई है इस हवाले से जो है वो आगाह नहीं किया जाता, ना उस तरह से तशहीर की जाती है जिस तरह करनी चाहिए। और जो एक खौफ एंटी करप्शन का जो होना चाहिए हर डिपार्टमेंट के अफसरान को ताकि वो इस तरह के काम से बचें, वो खौफ नज़र नहीं आता। और ये जो सबसे बड़ी जो बलूचिस्तान की तरक्की की रुकावट है उसकी वजह जो है ये कमीशन है और इस तरह के इकदाम हैं जिसके ऊपर ना तो कोई सबूत होता है और जो ठेकेदारी का सिस्टम है या फिर जो ये चीज़ें करने वाले महकमे के अंदर है, ये दहाइयों से लोग बैठे हुए हैं, एक ही तरह का सेटअप होता है, ऊपर के अफसरान बदल जाते हैं, नीचे के लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो दरमियान का सेटअप है वो अपनी जगह पर मौजूद है और इस पर जो है हाथ नहीं डाला जाता। यही जो है करप्शन की वजह बनते हैं। लेकिन अभी जो महकमा खुराक है इनका ये दावा है कि मौका तो नहीं है कि महकमा खुराक में करप्शन पकड़ी गई हो। नहीं, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जो 2 साबिक वज़रा हैं पिछले टेनेवर में रह के गए, उनके ऊपर भी नैब के केसेस रहे हैं, एंटी करप्शन के रहे हैं। हालत ये थी इस डिपार्टमेंट की कि जब ये गवर्नमेंट बनी तो महकमा फूड लेने को कोई मिनिस्टर तैयार नहीं था। उनका यही कहना था कि इसमें जो है बहुत से मामलात हैं जिसमें हम हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि इन पे इंक्वायरीज चल रही हैं नैब में, एंटी करप्शन में, फिर इनके ऊपर जो है ये गंदम के स्टॉक क्लियर नहीं है, इनके ऑडिट्स क्लियर नहीं है, तो जो नया वज़ीर आएगा उसके लिए तमाम चीज़ें मसला बनेगी। तो ये फूड मिनिस्ट्री लेने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन अब जो है एक बार फिर इस डिपार्टमेंट में ये स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अगर वो ज़ख़ीरा की हुई गंदम ही ख़राब हो जाएगी और आपको बाद में उसको आधी कीमत के ऊपर फ़रोख्त करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बस इस वजह से हुआ क्योंकि निगरान सेटअप में गंदम जो है वो रूस से इंपोर्ट की गई थी जब वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ थे उनके दौर में। तो जब उन्होंने बाहर से गंदम इंपोर्ट की तो यहाँ पर पहले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट और दीगर सूबों के पास स्टॉक गंदम का मौजूद था और फिर मार्केट रेट भी गंदम का बहुत नीचे आ गया था जिसकी वजह से कोई सरकारी गंदम ख़रीदने को तैयार नहीं था। तो उसमें मुझे सिर्फ एक शॉर्ट आंसर दे दीजिए क्योंकि नई पॉलिसी की बात हो रही है, चले बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पुरानी पॉलिसियों में जो खामियां मौजूद थी उनकी निशानदही कर ली गई है या फिर हम कहें कि सिर्फ चेहरे बदलने की तैयारी की जा रही है?
देखें, महकमा फ़ूड में तो कई सेक्रेटरीज़ आए हैं, काफ़ी कम टाइम में काफ़ी चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन इस बार जो बलूचिस्तान महकमा के जो सेक्रेटरी हैं वो इससे पहले पंजाब में सर्विसेज दे चुके हैं। इससे पहले जो सेक्रेटरीज़ आए हैं वो बलूचिस्तान के लोकल रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो पंजाब से जो सेक्रेटरी आए हैं उन्होंने तकरीबन कोई 7-8 महीने हम देख रहे हैं कि पूरा डाटा जो है महकमा खुराक का जमा किया जा रहा है और उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स की डिटेल मंगाई है। और जो ज़राए वो ये बता रहे हैं कि महकमा खुराक का जो डॉक्यूमेंट का काम है वो इतना स्लो प्रोसेस में था कि अभी तक जो है पिछले 2-3 महीने से जो है वो सिर्फ उसको कंप्यूटराइज करने में और ये मामलात हम काफ़ी अरसे से आ रहे हैं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ खबरें देना नहीं है बल्कि ज़मीर जगाना भी है। हमने आज के प्रोग्राम में सिर्फ मसला नहीं बताया है, सवाल भी उठाए हैं, हल भी मांगा है। अब यह हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को यकीन दिलाएं कि लूटी गई गंदम वापस भी आएगी। अवाम की रोटी पर डाका डालने वालों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना हुकूमत के साथ हम सब की जिम्मेदारी है। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए।